नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशल अपडेट वर्ल्ड में स्वागत है। ये हमारी इंडिया रशिया टॉक सीरीज की दूसरी वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज की हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी वो पहली वीडियो देखें। उस वीडियो की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है और साथ ही में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। वो पहली वीडियो देखे बिना आपको इस वीडियो की स्टोरी समझ में नहीं आएगी, तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसा हमने हमारी पहली वीडियो में देखा, कैसे भिलाई स्टील प्लांट बनाने में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी देशों ने हमें मदद करने से साफ मना किया, और कैसे उसी स्टील प्लांट को बनाने में हमारी सोवियत यूनियन ने मदद की और हमको उस स्टील प्लांट बनाने के लिए लोन भी दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्यों अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें मदद करने से इनकार किया और क्यों सोवियत यूनियन अचानक हमारे मदद के लिए आया। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखो दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट जो था वो एक पब्लिक सेक्टर का प्रोजेक्ट था। आप में से कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मैं उन्हें बता दूं कि पब्लिक सेक्टर उसे कहते हैं जहां उस देश की सरकार उस प्रोजेक्ट की मालिक होती है या उनकी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है। तो भिलाई स्टील प्लांट पूरा का पूरा भारत सरकार अपने पैसों से बना रही थी और उस वक्त अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ऐसे पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सपोर्टर थे और वो पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसीलिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत सरकार को भिलाई स्टील प्लांट में मदद करने से मना किया। मगर सिर्फ यही एक कारण नहीं था। अमेरिका उस वक्त भारत को मदद करके अपने उस वक्त के सबसे करीबी मित्र मुल्क पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता था। तो इसलिए अमेरिका ने भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली और उसी के साथ ब्रिटेन और जर्मनी के ऊपर भी दबाव डालकर उन्हें भी भारत सरकार की मदद करने से मना किया। और वहां दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के भिलाई स्टील प्लांट प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्ट दिखाने के कई सारे कारण थे। उसमें से एक मुख्य कारण भिलाई स्टील प्रोजेक्ट पब्लिक सेक्टर का होना यह था क्योंकि सोवियत यूनियन उस वक्त कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन करने वाला देश था, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। और दूसरी बात, 1950 के वक्त से अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा था। अगर सरल भाषा में बोलूं तो कोल्ड वॉर एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें उस वक्त की दुनिया की दो बड़ी महासत्ता अमेरिका और सोवियत यूनियन ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने ओर आकर्षित करके उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने का प्रयास कर रही थी। और उन्हें शामिल होने के लिए दोनों ही ओर से अलग अलग देशों को कई सारे मदद करने के वादे किए जा रहे थे। तो सोवियत यूनियन भारत सरकार को भिलाई के प्रोजेक्ट में मदद करके अपने ग्रुप में शामिल करने का काम कर रहा था। देखिए, जिस कोल्ड वॉर की मैंने बात की जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन लड़ रहे थे, तो ये सिर्फ उन दोनों के बीच की पावर पॉलिटिक्स वाली गेम नहीं थी, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर यानी एक विचारधारा की लड़ाई थी। देखो दोस्तों, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की जो इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी थी उसमें पब्लिक सेक्टर जैसी चीज को जगह नहीं थी। वहां मार्केट कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था और उसी के चलते वो भारत सरकार के इस स्टील प्लांट प्रोजेक्ट से दूरी बना रहे थे। वहां दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का इस प्रोजेक्ट को समर्थन करने का मुख्य कारण ही इसका पब्लिक सेक्टर का होना ही था और पब्लिक सेक्टर के द्वारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास करना ही सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी। तो जब भारत सरकार ने स्टील का प्लांट पब्लिक सेक्टर का करने का सोचा तो स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन था। और अगर आपकी इतिहास को लेकर अच्छी नॉलेज है तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति नॉन अलाइनमेंट वाली थी, जिसका मतलब ये था कि भारत ना ही अमेरिका की ओर रुख करेगा और ना ही सोवियत यूनियन को ज्वाइन करेगा। यानी जो आज भारत की विदेश नीति को लेकर जो तारीफ होती है कि भारत की विदेश नीति कितनी स्वतंत्र है, हम हमारे हिसाब से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, किसी भी बाहरी देश के दबाव से हमारी विदेश नीति नहीं चलती, हम किसी के कहने से अपनी नीतियां नहीं बदलते। तो यही स्वतंत्र विदेश नीति उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के चलते आज भारत सरकार फॉरेन पॉलिसी में एक न्यूट्रल स्टांस रखती है। 1955 में भारत और सोवियत यूनियन के बीच भिलाई स्टील प्लांट को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ और उस वक्त सोवियत यूनियन ने कुछ शर्तें भी रखी जिसमें दोनों ही देश साथ मिलकर भिलाई स्टील में स्टील का प्रोडक्शन करेंगे और उसके द्वारा होने वाला प्रॉफिट दोनों ही आपस में बांट लेंगे। स्टील प्लांट को लेकर मिले लोन की किस्तें भारत सरकार को सोवियत यूनियन की करेंसी रूबल में चुकानी होंगी, क्योंकि उस वक्त दोनों ही देशों के पास डॉलर की कमी थी। तो डॉलर को बाईपास करके लोन की किस्तें चुकाने का तय किया गया। सोवियत यूनियन द्वारा भारतीय रुपया और सोवियत रूबल का एक्सचेंज रेट तय किया गया और एक रिजर्व अकाउंट भी तैयार किया गया, जिसके कारण भारत सरकार उस रिजर्व अकाउंट में सोवियत यूनियन द्वारा लिए लोन की किस्तें और रकम जमा कर सके। तो इसी तरह से भारत और सोवियत यूनियन के बीच एक स्टील प्लांट को लेकर
इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए और आगे चल के एक स्टील प्लांट को लेकर हुए अग्रीमेंट के चलते भारत और सोवियत यूनियन के बीच 40 सालों तक व्यापार चला। ये अग्रीमेंट भारत सोवियत रिश्तों का एक फाउंडेशन स्टोन बना। ये एक ऐसा फाउंडेशन स्टोन था जिसके जरिए भारत और सोवियत यूनियन के बीच ट्रेड की शुरुआत हुई। मैं तो यही कहूंगा कि भिलाई स्टील प्लांट का प्रोजेक्ट एक जरिया था भारत सोवियत यूनियन के बीच व्यापार की शुरुआत होने का। हमने उस वक्त अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से मदद मांगी थी, मगर उन्होंने हमें मदद करने से इनकार किया और तभी हमें सोवियत यूनियन के पास जाना पड़ा। यानी एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने ही हमें सोवियत यूनियन से मदद मांगने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, आज के इंडिया रशिया टॉक्स सीरीज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। आपको इस वीडियो को लाइक करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, मगर आपके एक लाइक से YouTube मेरी इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आपकी इस वीडियो को लेकर कुछ राय हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जरूर आपकी राय सुनना चाहूंगा।